स्टोरी शुरू होती है जब यूदो बड़े कैजुअल तरीके से सुजुनो से पूछता है कि उसे क्या बात करनी है। आखिरी आज उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड ने उसे अकेले क्लासरूम में बुलाया है, जो अपने आप में थोड़ा सीरियस मामला लगता है। यूदो का दिमाग में थोड़ी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। वो सोचने लगता है कि कहीं ये वही मोमेंट तो नहीं जब सुजुने उसे कोई इम्पोर्टेंट बात कन्फेस करने वाली है। सुजुने थोड़ी नर्वस और शाय दिख रही है। फिर एक छोटे से पॉज के बाद वो धीरे से पूछती है कि क्या यूदो का बड़ा भाई सैटरडे को फ्री है। यूदो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है और उसे अचानक से समझ आ जाता है कि बॉस, कहानी घूम फिर के फिर से उसके बड़े भाई पर आ गई। वो तो बेचारा कुछ और ही उम्मीद लगा बैठा था, चाहे वो बिल्कुल थोड़ी सी ही थी सही। यूदो एक ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ रिस्पॉन्स करता है और खुद को कंपोज्ड रखने की कोशिश करते हुए पलट कर एक सवाल पूछता है कि सुजुने डायरेक्ट उसके भाई से ही क्यों नहीं पूछ लेती। सुजुने एडमिट करती है कि जिसे वो पसंद करती है उसे डायरेक्ट बात करने में उसे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। यूदो चुपचाप सुनता है और एक काम चेहरे के साथ उसकी तरफ देखता है, भले ही अंदर से उसे लग रहा हो कि वो पूरी तरह से साइडलाइन हो चुका है। वो सोचने लगता है कि कैसे वो हमेशा अपने उस परफेक्ट बड़े भाई से हार जाता है और कैसे उसकी अपनी लाइफ में एक भी ऐसी लड़की नहीं जो उसे पसंद करती हो। आखिरकार यूदो सुजुनो के सवाल का जवाब देता है और कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि उसका बड़ा भाई संडे को फ्री है। सुजुनो एकदम एक्साइटेड हो जाती है और डबल चेक करती है कि यह इन्फो बिल्कुल सही है ना। फिर कुछ ही देर में दूर से सुजुनो की दो फ्रेंड उसे आवाज़ देती हैं। सुजुनो उसे थैंक यू बोलकर जल्दी से उनकी तरफ चली जाती है और यूदो वहाँ अकेला रह जाता है। जब सुजुनो अपनी फ्रेंड के पास पहुँचती है तो उनमें से एक पूछती है कि क्या वो अभी कुजे के छोटे भाई से बात कर रही थी, वही लड़का जिस पर सुजुनो का क्रश है। दूसरी फ्रेंड कमेंट करती है कि ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि यूदो तो कुजे से बिल्कुल अलग दिखता है। सुजुने उन्हें इस बारे में बात करने से मना करती है क्योंकि वो इस टॉपिक से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही है। इधर यूदो को एक धीमी आह भरता है और गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। अब जाकर उसे पूरी तरह से एहसास होता है कि सुजुनो के दिल में उसके बड़े भाई के लिए फीलिंग्स है। उसके मुंह से एक हल्की सी कड़वी हंसी निकल जाती है जिसमें उसकी पूरी डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रही थी। यूदो का एक ट्यून भाई है जिसका नाम अयातो है, एक ऐसा बंदा जो बेसिक सभी चीज़ों में आगे है, जबकि यूदो बिल्कुल उसके अपोजिट निकलता है। भले ही यूदो को पता है कि वो अपने भाई से अपना कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, फिर भी वो हार नहीं मानना चाहता। जब यूदो सड़क पर चल रहा होता है तो उसका ध्यान एक औरत पे जाता है जो रोड साइड पर मोटरसाइकिल पर बैठी है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। वो औरत कानो है और वो यूदो को अपने यूजुअल ब्राइट और चेयरफुल वाइफ के साथ ग्रीट करती है। कानो दरअसल सुंजो की बड़ी बहन है और यूदो की बड़ी चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। यूदो कानो से पूछता है कि क्या वो आज कैंपस नहीं जा रही। कानो एक्सप्लेन करती है कि उसकी क्लासेस आज टाइम से पहले ख़त्म हो गई थी, इसलिए उसने सोचा कि वो उसका वेट कर ले। लेकिन कानो को यूदो का एक्सप्रेशन में कुछ बदला हुआ सा लगता है, जैसे वो उसके चेहरे का थोड़ा सा दर्द भाप गई हो। यूदो बस एक ऑकवर्ड सी हंसी हंसता है। वो इस बात को एडमिट नहीं करना चाहता कि उसके मूड के पीछे की वजह कानो की छोटी बहन के लिए उसके दिल में छुपी हुई फीलिंग्स है। कानो एक पल के लिए रुकती है, चुपचाप कुछ सोचती है और फिर सडनली उसे एक आइडिया आता है। वो सजेस्ट करती है कि यूदो को उसके साथ चलना चाहिए और बिना कोई वार्निंग दिए वो उसकी तरफ एक हेलमेट उछाल देती है। यूदो सरप्राइज हो जाता है और तुरंत पूछता है कि वो उसे कहाँ ले जाने का प्लान कर रही है। कानो बड़े शांति से जवाब देती है, वो उसे एक डेट पर ले जा रही है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो उसका मूड तब तक ठीक करना चाहती है जब तक वो फिर से नॉर्मल ना हो जाए।
यूदो इस बात से मुकरने की कोशिश करता है और इंसिस्ट करता है कि बॉस, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल भी उदास नहीं है। लेकिन कानो उसके इस बहाने को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। वो अपना हेलमेट पहनती है और यूदो को मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए कहती है। यूदो आखिरकार हार मान लेता है और हेलमेट पहन लेता है। क्योंकि कोनो जीत कर रही थी, वो फिर से पूछता है कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं। कोनो बात को सस्पेंस में रखती है और कहती है कि वहां पहुंचकर खुद ही देख लेना। वो उसे तसल्ली देती है कि सब कुछ बहुत मजेदार होने वाला है। इसके बाद कोनो बाइक स्टार्ट करती है और बस कुछ ही सेकंड में दोनों वहां से तेजी से निकल जाते हैं और उस जगह को पीछे छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद वो एक कैफे में पहुंचते हैं जहाँ की वाइफ काफी वार्म और रोमांटिक होता है। उदो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो नोटिस करता है कि अंदर ज्यादातर लोग कपल्स दिख रहे हैं और वो चुपके से सोचता है कि ये जगह स्कूल के बच्चों के हिसाब से थोड़ी ज्यादा ही मैच्योर है। वहाँ का पूरा माहौल देख के उसे थोड़ा अजीब लगने लगता है और वो सोचने लगता है उनका वहाँ रुकना ठीक भी है या नहीं। फिर उदो कोनो को बोलता है कि इससे अच्छा होगा कि वो लोग बस चुपचाप घर लौट जाएं। कोनो तुरंत उसकी बात रिजेक्ट कर देती है और बड़े आराम से एक दूसरा ऑप्शन सामने रख देती है। वो पूछती है कि क्या उदो उसके लिए अंडरवियर सेलेक्ट करने में उसकी हेल्प करेगा। ये सुनते ही उदो के होश उड़ जाते हैं और उसे लगता है कि ये ऑप्शन तो कैफे में रुकने से भी ज़्यादा खतरनाक है। ऊपर से बात कोनो की थी तो चीज़ें और भी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती। वो ये सोच कर डरने लगता है कि अगर सुजुनो को पता चला तो वो अजीबोगरीब सवाल पूछेगी शुरू कर देगी। बिना ज़्यादा सोचे उदो साफ मना कर देता है और जल्दी से डिसाइड करता है कि कैफे में बैठकर बस कॉफ़ी पी लेना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उदो के ये फैसला देख के कोनो काफ़ी खुश हो जाती है और तुरंत उसे अंदर चलने को कहती है। साथ ही बोलती है कि ट्रीट उसकी तरफ से है। यूदो उसे थैंक यू बोलता है और दोनों जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। उनके आसपास की बाकी सारी टेबल्स कपल से भरी होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का रोमांटिक वाइब और भी ज़्यादा फील होने लगता है। उदो जब मेन्यू कार्ड देख रहा होता है तो उसे थोड़ा अजीब और बेचैनी सी लगने लगती है। भले ही उसने कपड़ों का दुकान पर जाने से साफ मना कर दिया हो, लेकिन फिर भी ऐसी जगह पर ज़्यादा देर तक रुकने से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। इतने में एक स्टाफ मेंबर उनके ऑर्डर लेने के लिए उनके पास आता है। उदो मामला सिंपल रखते हुए एक हॉट कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है। कोनो भी वही मंगवाती है पर साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी जोड़ देती है। वो एक बड़ा सा परफेक्ट ऑर्डर कर देती है जो मेन्यू में स्पेशल रूप से कपल्स के लिए था। ये सुनते ही उडो एक बार फिर शॉक हो जाता है और अपना रिएक्शन छिपा नहीं पाता। वो कोनो से पूछता है कि उसने कपल्स वाली चीज क्यों मंगवाई। कोनो बड़े आराम से जवाब देती है कि वो इसे हमेशा से ट्राई करना चाहती थी और क्योंकि आज युद्ध उसके साथ है तो आखिरकार उसे ये ऑर्डर करने का मौका मिल गया। उदो उसकी बात मान तो लेता है पर अंदर ही अंदर वो अभी भी सब कुछ लेकर थोड़ा कंफ्यूज ही होता है। कुछ ही देर में वो बड़ा सा परफेक्ट उनकी टेबल पर आ जाता है। वो डेजर्ट देखने में इतना बड़ा होता है कि कैफे में बैठे बाकी लोगों का ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला जाता है। फिर कोनो बड़े आराम से उदो को भी परफेक्ट ट्राई करने के लिए बोलती है। उदो पहले तो मना करता है पर कोनो उसकी ना नहीं सुनती। उससे पहले कि उदो कुछ समझ पाता वो चम्मच में परफेक्ट भरकर सीधा उसके मुंह के पास ले आती है। उदो आखिरकार उसे चखता है और उसे रियलाइज होता है ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। उसका ये रिएक्शन देखकर कोनो काफ़ी सेटिस्फाइड लगती है। फिर कोनो पूछती है कि क्या यूदो को थोड़ा बेहतर फील हो रहा है। यूदो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। उसे तुरंत समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। कोनो आगे बोलती है कि वो जितना चाहे उतना पेट भर कर खा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। यूदो फिर से मना करता है पर कोनो ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसे और खाना हो।
यूदो अच्छे से जानता है कि जब वो किसी चीज के लिए मना करता है तो कोनो मुश्किल से ही उसकी बात सुनती है। इसके बाद कोनो पूछती है कि आजकल यूदो की लाइफ में क्या चल रहा है। यूदो जवाब देता है कि सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, पर साथ ही वो ये भी मानता है कि कुछ भी कर ले वो कभी भी अपने बड़े भाई से आगे नहीं निकल पाता। कोनो एक बार फिर परफेक्ट की चम्मच भरती है और बोलते बोलते यूदो के मुंह के पास ले आती है। वो इस बात पर ध्यान देती है कि यूदो बार बार अपने बड़े भाई की ही बातें कर रहे जा रहा है। कोनो बड़े आराम से बोलती है कि जो वो देखती है वो उससे काफी अलग है। यूदो खुद के बारे में सोचता है तो यूदो उसकी बात सुनता तो है, पर उसे पूरी तरह से समझ नहीं आती कि कोनो आखिरकार बोलना क्या चाहती है। फिर कोनो अपने नजरिए से समझाना शुरू करती है और यूदो को सारी अच्छी बातें गिनाने लगती है। वो पास्ट की एक किस्सा याद दिलाती है जब यूदो ने उसकी हेल्प की थी और बताती है कि उसकी ये मदद से कोनो बहुत ज्यादा खुश थी। ये सुनते ही यूदो को वो पुरानी बात एकदम साफ साफ याद आ जाती है। कोनो कहती है कि वो चाहती है कि यूदो को खुद पर कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। यूदो चुपचाप उसकी बात मान लेता है और अब उसे समझ आने लगता है कि कोनो क्या कहना चाहती है। कुछ ही देर में दोनों बाहर साथ में घूम रहे होते हैं। कोनो ऐसे ही बोलती है कि परफेक्ट उन्होंने अभी खाया वो सच में बहुत ज्यादा मजेदार था। यूदो ध्यान देता है कि कोनो के चेहरे पर कितनी खुशी और सेटिस्फैक्शन है और कोनो भी खुलकर मानती है कि वो काफी लंबे समय से उस मेन्यू आइटम को ट्राई करना चाहती थी। इस पॉइंट पर यूदो को कुछ रियलाइज होने लगता है और वो सोचता है कि कहीं कोनो का असली प्लान सिर्फ उस परफेक्ट को खाने का तो नहीं था। कोनो बिना किसी झंझलाहट के इस बात पे हाँ बोल देती है। यूदो थोड़ा हल्का सा मुंह बनाकर रह जाता है। वो उसे ब्लेम तो नहीं करता, पर फिर भी उसे लगता है कि इस पूरी बात में कुछ तो अजीब है। कोनो समझाती है कि अगर वो शुरू में ही असली वजह बता देती तो यूदो शायद उससे के साथ आने से ही साफ मना कर देता। फिर यूदो बोलता है कि उससे अच्छा तो वो किसी और से पूछ लेती, जैसे कि अपने कैंपस के किसी फ्रेंड को। कोनो जवाब देती है कि कोई ऐसी गलतफहमी खड़ी नहीं करना चाहती थी जिससे बाद में उसे गिल्टी फील हो। यूदो इस बात पे बोलता है कि गलतफहमी तो उसने खुद को भी हो सकती थी। कोनो तुरंत हैरानी से उसकी तरफ घूमती है और बड़े ध्यान से पूछती है कि क्या उसे सच में कोई गलतफहमी पाल ली है। यूदो एकदम फ्लैट टोन में जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपने बड़े भाई की वजह से उसे ऐसी सिचुएशन की आदत हो चुकी थी। ये सुनते ही कोनो थोड़ी राहत की सांस लेती है। फिर वो पूछती है कि क्या यूदो की कोई गर्लफ्रेंड है। यूदो उसे बोलता है कि चिंता मत करो, उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। पर सच तो यह था कि यह साफ सफेद झूठ था। कोनो अचानक यूदो की शर्ट पकड़ लेती है और एकदम सीरियस होकर पूछती है कि क्या ये बात सच है। कोनो के चेहरे का ये अचानक बदलाव देख के यूदो के होश उड़ जाते हैं। साथ ही कोनो बात को और खींचती है और पूछती है कि यूदो की गर्लफ्रेंड आखिर है कौन, और वो पूरी बात डिटेल में जानना चाहती है। वो आगे बोलती है कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो समझ सकती है और उसे माफ कर देगी। यूदो अब और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि कोनो सच में काफी अपसेट लग रही थी और उसे फील होता है कि अब मामले को शांत करना ही पड़ेगा। दोनों के बीच की ये बहस अब वहां के गुजरने वाले लोग की नजर में भी आ रही थी। यूदो आखिरकार मान ही लेता है कि वो सच में झूठ बोल रहा था। ये सुनते ही कि ये बात सच नहीं है, कोनो तुरंत राहत की सांस लेती है। लेकिन यूदो अंदर ही अंदर थोड़ा अजीब और मिक्स्ड फील कर रहा था। फिर कोनो उसे प्रूफ मांगती है जिससे यूदो कंफ्यूज हो जाता है। वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और बड़े आराम से पूछती है कि क्या बस एक पल के लिए यूदो का फोन देख सकती है। यूदो ने तो बस अपने ईगो के चक्कर में बोल दिया था कि उसकी गर्लफ्रेंड है, भले ही वो झूठ था। और अब कोनो बोल रही थी कि अगर उसकी बात सच है
तो वो अपना फ़ोन दिखाकर इस बात को प्रूव कर सकता है। ऊदो थोड़ा हिचकिचाता है, पर कोनो बिना किसी झंझलाहट के उस पे दबाव बनाने लगती है। आखिरकार ऊदो हार मान लेता है और उसकी बात मानने का फैसला करता है। कोनो उसका फ़ोन की स्क्रीन पर देखती है और चुपके से कमेंट करती है कि इसके तो लड़कियों के काफ़ी सारे चैट्स हैं। यूदो तुरंत सफाई देते हुए बोलता है कि ये बस एक इत्तेफाक है और ये सारी बातें अब कब की ख़त्म हो चुकी हैं। साथ ही कहता है कि वो अब सिर्फ सुजुने से ही बातें करता है। कोनो इस पर बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो वो इन सब की चैट डिलीट कर रही है। यूदो को इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती और वो उसे ऐसे करने देता है। कोनो भी हाँ बोलती है, ये सोचते हुए कि जितना जल्दी ये सब साफ हो जाए उतना ही अच्छा। चैट्स डिलीट करने के बाद कोनो यूदो के उसके फ़ोन वापस कर देती है, लेकिन जैसे ही यूदो अपना फ़ोन खोलता है वो नोटिस करता है कि सुजुनो का भी कॉन्टैक्ट भी गायब है। कोनो बड़े आराम से मान लेती है कि उसने उसे भी हटा दिया और समझाती है कि अगर यूदो को उसकी छोटी बहन से रिलेटेड कोई भी काम है तो वो डायरेक्टली उससे बात कर सकता है। ऊदो अंदर से इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि इससे चीज़ें और भी ज़्यादा उलझ जाएंगी। लेकिन कोनो साफ बोल देती है कि उसका फैसला फाइनल है और वो ऊदो के पास बहस करने का मौका भी नहीं छोड़ती। फिर कोनो यूदो को किसी दूसरी जगह चलने के लिए बोलती है। ऊदो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि इसके बाद वो लोग सीधा घर जाएंगे। कोनो समझाती है कि ये एक तरह से यूदो के लिए सजा है, क्योंकि उसने पहले झूठ बोला था। ये सुनते ही ऊदो को चिंता होने लगती है, खासकर ये सोचकर कि कहीं कोनो उसे अचानक से किसी कपड़े की दुकान पर ना ले जाए। कोनो यूदो के और पास आती है और उसे अपने फ़ोन दिखाती है। स्क्रीन पर किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए वो उसे ठीक उसी जगह चलने को कहती है। स्क्रीन पर जो दिख रहा होता है वो एक लव होटल की फ़ोटो होती है। यूदो एकदम से बुरी तरह नर्वस हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी जगह जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था और उसके कुछ समझ नहीं आता कि आखिर कोनो के दिमाग में चल क्या रहा है। कोनो थोड़ा निराश होने का नाटक करती है, बोलती है कि उसके हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। ऊदो साफ साफ कोनो को बोल देता है कि जो वो कह रही है वो लिमिट क्रॉस करने वाली बात है और बिल्कुल गलत है। जवाब में कोनो बस हंस देती है और साफ कर देती है कि वो तो बस मजाक कर रहे थे। कुछ देर बाद वो दोनों एक दुकान पे पहुंचते हैं और ऊदो कंफर्म करने की कोशिश करता है कि क्या वो लोग यहाँ गर्मियों के कपड़े खरीदने आए हैं। कोनो बड़े आराम से हाँ बोल देती है, पर आम कपड़ों की जगह वो एक स्विम सूट चुन लेती है। स्विम सूट ट्राई करते हुए कोनो यूदो से पूछती है कि क्या उस पर यह अच्छा दिख रहा है। वो तर्क देती है कि क्योंकि स्विम सूट गर्मियों में ही पहना जाता है तो ये भी एक तरह से गर्मियों के ही कपड़े हुए। ऊदो इस बात पे भड़क जाता है और सोचता है कि ये दोनों चीज़ें एकदम अलग हैं। कोनो अपनी बात पे अड़ी रहती है और उसे याद दिलाती है कि वो अभी भी सजा काट रहा है, जिसकी वजह से उसे ढंग से उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। वो ये भी साफ कर देती है कि उसके पास मना करने का कोई हक नहीं है। एक हल्की सी स्माइल के साथ कोनो एक बार फिर उस स्विम सूट पर उसकी राय मांगती है जो उसने पहन रखी है। वो क्लियर कर देती है कि उसे कोई ऊपर ऊपर या फॉर्मेलिटी वाला जवाब नहीं चाहिए। ऊदो थोड़ा वक्त लेता है, अपने लफ्ज इकट्ठे करता है और ढंग से रिव्यू देने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि स्विम सूट उस पे काफ़ी जच रहा है, साथ ही कहता है कि इसका कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक कूल सा इम्प्रेशन दे रहा है और इसमें वो पहले से ज़्यादा मैच्योर लग रही है। उसके हिसाब से यह आउटफिट कोनो की ओवरऑल बॉडी पर एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है। कोनो इस पे बोलती है कि ऐसा लगता है यूदो को ब्लैक बिकनी काफ़ी पसंद है। यूदो तुरंत शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। कोनो थोड़ा और पास आती है और साफ करती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। साथ ही वो इस बात की तारीफ करती है कि यूदो ने कितनी सीरियस होकर उसकी बात का जवाब दिया
और एक बड़ी बहन के रूप में उसे ये देख कर काफ़ी खुशी मिलती है। इसके बाद कोनो और कपड़े देखना शुरू करते हैं। उदो थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसे लगा था कि ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। कोनो बस इतना जवाब देती है कि उन्हें इस साथ बिताए वक्त को पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। कोनो एक बार फिर से फिटिंग रूम में चली जाती है। इसके बाद वो दोनों आराम से अलग अलग दुकानों में घूमते हैं और कई सारी जगह एक्सप्लोर करते हैं। एक पॉइंट पर वो एक गेम जोन में भी रुकते हैं। कोनो युदा को थैंक यू बोलती है और कहती है कि उसके साथ उसके लिए काफ़ी मज़ेदार रहा। फिर उदो बोलता है कि वो चाहता है कि जो उसने वो झूठ बोला वो उसको बीता हुआ कल मान के भूल जाए। कोनो जवाब देती है कि चल ठीक है, वो इस बार उसे छोड़ रही है। कुछ ही देर बाद कोनो की नज़र एक फ़ोटो बूथ पे पड़ती है। वो यूदो के साथ में फ़ोटो खिंचाने के लिए बोलती है। उदो हाँ तो बोल देता है, भले ही उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि ये फ़ोटो बूथ काम कैसे करता है। कोनो उसे तसल्ली देती है और कहती है कि वो सब कुछ उस पे छोड़ दे। जैसे टाइमर शुरू होता है, यूदो बस एक पीस साइन बनाता है और फोटो खींचते वक्त एक अजीब सी स्माइल देता है। अभी काउंटडाउन 3 तक पहुंचा भी नहीं होता कि कोनो अचानक यूदो को गले लगा लेती है। इस अचानक हुई हरकत की वजह से ठीक फोटो खींचने के टाइम पर यूदो के चेहरे पे एक शॉक्ड एक्सप्रेशन आ जाते हैं। जब फोटोज प्रिंट होकर बाहर आती हैं तो कोनो उन्हें देखकर कमेंट करती है कि यूदो का चेहरा बड़े मज़ेदार लग रहा है और यहाँ आना सफल हो गया। यूदो सफाई देता है कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कोनो ने उसे अचानक हक कर लिया था। वो ये भी मानता है कि उसे फोटो एडिट्स में आंखों का इतना बड़ा दिखाना कुछ खास पसंद नहीं आना। कोनो जवाब देती है कि इसी तरह के इफेक्ट ही तो फोटो बूथ को असली मजे देते हैं। फिर भी उदो आगे बोलता है कि कोनो के चेहरा पहले ही इतना सुंदर है तो ऐसे फालतू एडिटिंग करने की क्या ज़रूरत है। इस तारीफ को सुनकर कोनो थोड़ी हैरान रह जाती है। यूदो जल्दी से उसे बोलता है कि जो उसने अभी कहा उसे भूल जाए, पर कोनो धीमे से हंसती है और मना कर देती है और कहती है कि वो इसे हमेशा याद रखेगी। उदो को अंदर से फील हो जाता है कि ये किस्सा अब उसे आगे लंबा चिढ़ाने के लिए ज़रूर यूज़ किया जाएगा। इसके बाद कोनो एक पल के लिए यूदो को फ़ोन मांगती है। यूदो थोड़ा मुंह बनाता है पर कोनो उसे भरोसा दिलाती है कि वो कुछ अजीब नहीं करेगी। आखिरकार यूदो अपना फ़ोन उसे दे देता है। फिर कोनो उनकी प्रिंट हुई फ़ोटो में से एक फ़ोटो वही जिसमें वो उससे गले मिल रहे थे यूदो के फ़ोन केस के पीछे लगा देती है। ये हरकत से दंग रह जाता है। कोनो बड़े आराम से समझाती है कि वो ये फोटो इसलिए लगा रही है ताकि कोई बुरी नज़र या फालतू लड़कियां उसके पास न भटके, और साथ में ये भी जोड़ देती है कि उसके रूल के मुताबिक ये फोटो केस के अंदर से छिपनी नहीं चाहिए। उदो एक मजबूर सी स्माइल के साथ जवाब देता है कि वो इसे नहीं हटाएगा। कुछ ही देर बाद कोनो उदो को वापस छोड़ देती है और अपनी मोटरसाइकिल से हाथ हिलाकर उसे बाय बोलती है। उदो को लगता है कि आज का दिन थोड़ा थका देने वाला और अजीब था, पर साथ ही उसे पहले से थोड़ा बेहतर भी फील हो रहा था। उदो जैसे ही घर पहुंचता है उसकी मम्मी उसे ग्रीट करती है और पूछती है कि वो इतना लेट क्यों आया। यूदो जवाब देता है कि कोनो ने उसे जबरदस्ती अपने साथ घुमाने के लिए रोक रखा था। इतने में उसका बड़ा भाई घर आ जाता है और उनकी मम्मी उसका भी वेलकम करती है। कुजू पूछता है कि क्या यूदो अभी अभी वापस आया है। उसकी मम्मी जवाब देती है कि हाँ, यूदो आज कोनो के साथ अपना वक्त बिता रहा था। ये सुनते ही यूदो एकदम शॉक हो जाता है। कुजू के चेहरे का रंग बदल जाता है और वो बोलता है कि यूदो को कोनो को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और काफ़ी बिजी रहती होगी, तो उसे बार बार मिलने जाना अच्छी बात नहीं है। कुजू इतना बोलकर ऊपर अपने कमरे की तरफ चला जाता है और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन सच तो ये था कि यूदो अपने बड़े भाई के इस रिएक्शन के पीछे की असली वजह अच्छी तरह से समझता है। कुजू कोनो को पसंद करता है लेकिन वो उससे
चाहे कितनी बार भी कन्फेस कर ले, कोनो हर बार उसे रिजेक्ट कर देती है। और ऊदो को नज़रिए से देखें, वो खुद सुजुने को पसंद करता है। तो अगर उसके बड़े भाई कोनो के साथ सेट हो जाए तो शायद उसके लिए भी सुजुनो के साथ आगे रास्ते खुल सकते हैं। यह ख्याल आते ही यूदो के अंदर से एक अलग ही मोटिवेशन फील होने लगती है। अगले ही पल ऊदो को याद आता है कि उसके फ़ोन में एक चीज़ थी जो उसने अभी तक चेक नहीं करी है। जैसे ही वो फ़ोन खोलता है उसे लगता है कि उसके फ़ोन का वजन नहीं बल्कि उसकी सीरियसनेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आखिरकार पता चलता है कि कोनो ने उसके फ़ोन में एक जीपीएस ट्रैकिंग फीचर अनेबल कर दिया है, जिससे वो उसकी लोकेशन पर नज़र रख सकती है। कोनो को लगता है कि उसका ये प्लान एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन साथ ही वो इस बात को भी इग्नोर नहीं कर पाती कि बिना युद्ध के बताए ट्रैकर लगाना थोड़ा गलत और अजीब जरूर था। फिर भी वो अपने दिमाग में खुद को समझा लेती है कि ये सब ऊदो की ही गलती है, क्योंकि उसने गर्लफ्रेंड होने का झूठ बोला था। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो हमेशा यूदो पर अपनी नज़र बनाए रखेगी। कोनो को खुद समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करे, क्योंकि उसे एहसास होता है कि यूदो के लिए उसकी फीलिंग्स अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। एक दिन ऊदो एक बुक स्टोर जाता है और वहाँ एक गाइड बुक खोल के पढ़ने लगता है, जिससे कि एक्सप्लेनेशन उसे काफ़ी अच्छा लगता है। जब वो पढ़ने में पूरा ध्यान लगा रखा होता है, तभी कोनो अचानक से उसके पीछे आती है और उसकी तारीफ करती है कि वो संडे के दिन भी बुक स्टोर में पढ़ाई कर रहा है। ऊदो हाँ में सर हिलाता है और समझाता है कि वो अभी एक स्टूडेंट ही तो है, वैसे भी आजकल वो दोनों पहले से ज़्यादा ही मिलने लगे हैं। कोनो भी इस बात को मानती है और बड़े आराम से बोलती है कि शायद वो दोनों किस्मत के किसी लाल धागे से जुड़े हुए हैं। यूदो उसकी इस बात को कोई खास रिएक्शन नहीं देता। फिर कोनो उससे पूछती है कि इसके बाद यूदो का क्या प्लान है। यूदो जवाब देता है कि उसके फिलहाल में कोई प्लान नहीं है। ये सुनते ही कोनो उसे साथ में कैरियोके चलने के लिए कहती है। वहां पहुंचते ही वो दोनों एक प्राइवेट रूम में चले जाते हैं। कोनो कुछ खाने ऑर्डर करने के लिए बोलते हैं, ये कहते हुए कि उसे पता है कि यूदो ने अभी तक लंच नहीं किया होगा। उसी वक्त कोनो यूदो के एकदम पास बैठ जाती है और दोनों के बीच का डिस्टेंस काफी कम कर देती है। वो टैबलेट उठाती है और थोड़ी नर्वस होने के बावजूद अपनी आवाज को नॉर्मल रखने की कोशिश करती है। ऑर्डर देने के बाद कोनो यूदो से पूछती है कि क्या ऐसे प्राइवेट रूम में उसके साथ अकेले होने पर उसे एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही। ऊदो शांत रहने की कोशिश करता है और पूछता है कि वो क्या बकवास कर रही है। कोनो आगे बोलती है कि कैरियोके रूम साउंड प्रूफ होते हैं और लोग कहते हैं कि काफी कपल्स ऐसी जगह का यूज एक दूसरे के पास आने के लिए करते हैं। वो मजाक में बोलती है कि क्या उन्हें भी वो सब ट्राई करना चाहिए। ऊदो एकदम नर्वस हो जाता है और सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बात को तुरंत घुमाने के लिए बोलता है कि वो अपने लिए थोड़ा जूस लेने जा रहा है। कोनो रूम में अकेले रह जाती है और धीमे से हंसती है। इस बीच ऊदो मेंस रेस्टरूम में थोड़ी देर खड़े होकर खुद नॉर्मल वो काफी खराब फील करता है, ये एहसास करके कि भले ही कि वो सुजुने को पसंद करता है, पर उसकी पूरी लाइफ और सारे एक्शन कानों के आसपास ही घूम रहे हैं। यूदो एक लंबी सी सांस लेता है और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद यूदो वापस कैरियोके रूम में लौटता है। कोनो थोड़ी नाराज दिख रही है क्योंकि यूदो उसे अकेले छोड़ के चला गया था। भले ही यूदो को लगता है कि ये सब कोनो का मजाक उड़ाते रहने की वजह से शुरू हुआ था, पर कोनो गाना गाना शुरू कर देती है और जब ऊदो उसे सुनता है तो वो छुपके से सोचता है कि कोनो को कोई खास अच्छा गाना नहीं आता। अचानक कोनो गाना गाना रोक देती है और यूदो से पूछती है कि क्या उसके साथ एक सिंगिंग कंपटीशन करना चाहता है। वो रूल समझाती है कि दोनों 3-3 बार गाना गाएंगे और जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वो जीत जाएगा और जो हारेगा उसे जीतने वाले की एक बात माननी पड़ेगी। ऊदो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, भले ही उसे लगता है कि कोनो के जीतने के कोई चांस नहीं है। कोनो हैरान हो जाती है और यूदो के इस एटीट्यूड को अपने आप को कम समझना मानती है। फिर वो एक जबरदस्ती ऑफर देते हुए बोलती है कि
अगर ऊदो जीत गया तो वो उसकी और सुजुने की एक डेट अरेंज कर देगी। ऊदो को यह ऑफर तुरंत ही काफी फायदेमंद लगता है। ये नए जोश के साथ वो इस चैलेंज को और भी सीरियसली एक्सेप्ट कर लेता है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जीत तो उसकी ही होगी। लेकिन जब दोनों के परफॉर्म करने के बाद स्कोर स्क्रीन पर आते हैं तो पता चलता है कि कोनो जीत गई है। यूदो को समझ ही नहीं आता ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि उसके हिसाब से तो उसने काफी अच्छा गाया था। कोनो समझाती है कि हाई स्कोर लाने के लिए सुर पकड़ना और टाइमिंग सही रखना ज्यादा जरूरी होता है। यूदो को लगता है कि रिजल्ट में कुछ तो गड़बड़ है और उसके साथ नाइंसाफी हुई है। कोनो, जो अब काफी एक्साइटेड लग रही थी, उसे याद दिलाती है कि अब उसका वादा पूरे करने का टाइम आ गया। ऊदो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लेता है कि वो अब उसे जो भी कुछ कहेगी वो उसको करना पड़ेगा। कोनो बोलती है कि अब यूदो को उसके साथ एक ओवरनाइट ट्रिप पर चलना पड़ेगा। यूदो ये सुनते ही एकदम हैरान हो जाता है। कोनो फिर उससे पूछती है कि क्या कल उसका कोई प्लान है। यूदो हिचकिचाता है और साथ में रात बिताने के आइडिया पर सवाल उठाता है। वो बोलता है कि वो एक लड़का है और लड़की है और उसकी मम्मी इस बात पर पक्का मना करेंगे। कोनो बड़े आराम से समझाती है कि उसने पहले ही यूदो की मम्मी से इस ट्रिप की परमिशन ले ली है। वो आगे कहती है कि उन्हें अब तैयारी कर लेनी चाहिए, तो यूदा पहले थोड़ी देर के लिए घर जाने का डिसाइड करता है। घर पहुंचते ही यूदो तुरंत अपनी मम्मी से पूछता है कि उन्होंने उससे बिना पूछे परमिशन क्यों दी जाने के लिए। उसकी मम्मी बस मुस्कुरा देती है और कहती है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। यूदो थोड़ा परेशान हो जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके बड़े भाई को इस बारे में पता चले। वो मानता है कि अगर कूजे को पता चला तो सिर्फ दिक्कत ही खड़ी होगी। उसकी मम्मी को पहले से ही पता है कि कूजे के दिमाग और दिल में कोनो को लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और वो भरोसा दिलाती हैं कि वो इस बात को कूजे को नहीं बताएंगे। साथ ही वो ऊदो से भी कहते हैं कि ऊदो उसे भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद ऊदो कोनो के साथ निकल जाता है। उस रात वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। ऊदो ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो इतना दूर हाकोनो तक आएंगे, क्योंकि अभी काफी अंधेरा हो चुका होता है। कोनो बोलती है कि वो कल जगह एक्सप्लोर करेंगे और फिलहाल उन्हें रेस्ट करने के लिए चलना चाहिए। कोनो ने पहले ही रिजर्वेशन कर रखी होती है। सैटरडे होने के बावजूद वो एक रूम सिक्योर करने में कामयाब हो चुकी होती है। वो मुस्कुराती है और मजाक मजाक में बोलती है उसने एक लव होटल बुक किया है, जिससे यूदा हैरान हो जाता है। कोनो फिर धीमे से हंसती है और साफ साफ बोलती है मैं मजाक कर रही हूँ। ऊदा उससे कहता है कि वो ऐसा मजाक करना बंद कर दे। कोनो समझाती है कि उसने एक्चुअली में एक नॉर्मल होटल ही बुक किया है, भले ही वो काफी महंगा लग रहा था। जब वो होटल पहुंचते हैं तो यूदो पूछता है कि क्या वो दोनों सिर्फ एक ही रूम में रहने वाले हैं। कोनो जवाब देती है कि अलग अलग रूम बुक करने में काफी महंगे पड़ते। वो आगे बोलती है कि यूदो के आराम करने के लिए उसने 2 बेड वाला रूम बुक किया है। यूदो तुरंत कहता है कि वो डबल बेड पर नहीं बल्कि नीचे जमीन पर सो जाएगा। कोनो जिद करती है कि अगर उसने ढंग से रेस्ट नहीं किया तो वो अगले दिन ट्रिप को एंजॉय नहीं कर पाएगा। यूदो समझता है कि भले ही वो कोनो को एक बड़ी बहन जैसा मानता हो, फिर भी किसी लड़की के साथ एक ही बेड पे नहीं सो सकता। कोनो फिर उससे पूछती है कि क्या यूदो को पता भी है कि वो एक लड़की है। यूदो जवाब देता है कि उसे इस बात को अच्छे तरीके से एहसास है। कोनो मुस्कुराती है और बताती है कि वो जिस जगह रुके हैं वो एक हॉट स्प्रिंग होटल है। यूदो मानता है कि हॉट स्प्रिंग होटल में रुकना काफी एक्साइटिंग और टेम्पटिंग लग रहा है। कोनो आगे बताती है कि उसने पहले ही एक प्राइवेट फैमिली बाथ रिजर्व कर लिया है, जो आमतौर पर पर्सनल यूज के लिए बुक किया जाता है। यूदो पूछता है कि क्या वो सीरियस है। कोनो जवाब देती है कि अगर यूदो सच में उसे अपनी बड़ी बहन जैसा मानता है तो उसे साथ नहाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वो उसको एक साथ अंदर चलने के लिए कहने लगती है। यूदो सच में हकानो में आकर खुश था और हॉट स्प्रिंग में जाने के लिए एक्साइटेड भी था, लेकिन उसको कोनो के साथ
नाने का कोई इरादा नहीं था। कोनो उसको इस तरह हिचकिचाने पर थोड़ी पजड़ लगती है। फिर वो उसके पास आती है और बोलती है कि वो एक पल के लिए उसके पास आए। वो धीमे से एक ऐसे मांगा का नाम बोलती है जो यूदो अपने पास रखता है, जिसे यूदो तुरंत शौक में हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि कोनो को उस बारे में कैसे पता। कोनो रुके बिना एक एक करके और भी मांगा टाइटल्स का नाम लेने लगती है। वो एकदम धड़ल्ले से बोलती है कि अगर यूदो ने अंदर जाने से मना किया तो वो सुजुना को इन सब मांगा के बारे में बता देगी। ऐसा ब्लैकमेलिंग के आगे ऊदो आखिरकार हार मान ही लेता है और कोनो के साथ अंदर जाने के लिए राजी हो जाता है। वो इतना ज़्यादा शर्माता है कि अपने मुंह और बॉडी दीवार की तरफ कर लेता है और कोनो से पूछता है कि उसने उन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता। कोनो बड़े आराम से जवाब देती है कि उसे अपने फ़ोन को ऐसे ही किसी को भी लापरवाही से नहीं देना चाहिए। उसी पल ऊदो को सारे खेल समझ आ जाता है। कोनो ने पहले ही उसके फ़ोन में जीपीएस ट्रैकर लगाने के साथ साथ बाकी चीज़ें भी चेक कर ली थी। बाथिंग एरिया के अंदर यूदो चुपचाप खुद को साफ करता है और खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। वो तो ये एज्यूम कर रहा होता है कि कोनो टॉवल लपेटकर अंदर आएगी, जैसे ही ऐसे सिचुएशन में होता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, कोनो बिना किसी कपड़े या टॉवल के डायरेक्ट अंदर आ जाती है। वो कैजुअल अंदाज में सॉरी बोलती है कि यूदो को इतना ज़्यादा वेट कराया। यूदो पर कोनो का इतना प्रेशर था कि प्राइवेट फैमिली बात में तो आ गया था, लेकिन कोनो की इस तरह देखकर उसके होश उड़ गए। उस ऑकवर्ड मोमेंट पे ऊदो तुरंत कोनो को चिल्लाकर कहता है कि वो पहले अपने ऊपर टॉवल बांधे। कोनो बड़े आराम से जवाब देती है कि यह सिर्फ यूदो ही तो है, तो बिना टॉवल के रहने में उसे कोई दिक्कत नहीं। ऊदो जिद करता है ये दिक्कत है। वो तुरंत एक टॉवल पकड़ाता है और खुद को चारों तरफ लपेट लेता है। वो अभी भी काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि कोनो बिना कुछ पहने इतने कैजुअल अंदाज में अंदर आ गई थी। कोनो फिर यूदो से कहती है कि वो उसकी बॉडी साफ करने में हेल्प करे, पर यूदो तुरंत मना कर देता है। कोनो बिल्कुल पीछे नहीं हटती और उसे मनाने के लिए जिद करते रहती है। ऊदो थोड़ी हिचकिचाता है और खुद धीमे से पूछता है कि क्या कोनो सच में मान जाती अगर यूदो ने उसको ऐसी ही कोई रिक्वेस्ट की होती। कोनो जवाब देती है कि अगर बात यूदो की होती तो वो खुशी खुशी ऐसा मान लेती। उसका जो ये जवाब यूदो को एकदम शॉक कर देता है, खासकर इसलिए क्योंकि कोनो इस बात को लेकर एकदम सीरियस लग रही थी। कोनो यूदो की तरफ पीठ करके बैठ जाती है और पूछती है कि क्या अब ये पोजीशन उसके लिए सेफ है, और बोलती है कि वो उसके बाल धोना शुरू कर सकता है। ऊदो को अब एहसास होने लगता है कि कोनो इन सब को लेकर एकदम सीरियस है और उसे समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे। बोलती है कि उसका मन कर रहा है कि वो सुजुने को यूदो के उन अडल्ट मांगा कलेक्शन के बारे में बता दे। ये सुनते ही ऊदो तुरंत हार मान जा लेता है और प्रेशर में आकर उसकी बॉडी साफ करने के लिए राजी हो जाता है। बाल धोने के बाद कोनो यूदो से आगे बढ़ने और उसकी बॉडी साफ करने के लिए बोलती है। ऊदो हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या वो सच में पूरी बॉडी की बात कर रही है। कोनो बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ बोलती है और जगहों की तरफ इशारा करते हुए जिन्हें वो साफ करवाना चाहती है, मतलब सब कुछ। ऊदो एकदम स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता है और बोलता है कि बस अब बहुत हो गया। कोनो उसका ये रिएक्शन देखकर समझ जाती है कि उसने उसे थोड़ा ज़्यादा ही टीज कर दिया है, तो वो वहीं पर रुकने का डिसाइड करती है। थोड़ी देर बाद कोनो बात में ऊदो के पास आ जाती है और बोलती है कि अगली बार ऊदो को इसे ठीक से पूरा करना होगा। ऊदो को नहीं पता कि वो अगली बारी कब होगी और उसका ऐसा कोई इरादा भी नहीं, वो इसका इंतज़ार करे। फिर कानो को याद आता है कि पिछली बार जब वो साथ में नहाए थे तो वो एलिमेंट्री स्कूल में थे। ऊदो को वो पल अच्छे से याद नहीं था। कुछ देर तक चुपचाप कानो यूदो को देखती रहती है, जिससे यूदो घबरा जाता। फिर वह कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि ऊदो पहले के मुकाबले इतना ज़्यादा मैच्योर हो गया होगा। ऊदो जवाब देता है कि वो अब 17 साल का हो गया है
और ये बात ही स्थिति को और भी ज़्यादा मुश्किल बना देती है। कानो पूछती है कि क्या वो खुद भी पहले से ज़्यादा और मैच्योर लगने लगी है। वह इशारा अपनी चेस्ट की तरफ करती है। ऊदो जल्दी से अपना मुंह फेर लेता है और इस पर कुछ भी नहीं कहता। कानो थोड़ी निराश हो जाती है और कहती है ऐसा मौका बार बार नहीं। यूदो उसे याद दिलाता है कि उसने पहले नेक्स्ट टाइम के बारे में कुछ कहा था। कोनो थोड़ी सरप्राइज होती है और सोचने लगती है कि क्या यूदो को ये बात सच में याद है, क्योंकि वो अंदर से इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर रहा था। ऊदो उसकी इस बात से एकदम हैरान हो जाता है और बात से बाहर निकलने का डिसाइड करता है। कोनो उसे रोकने के लिए तुरंत उसके पीछे आती है और उसका टॉवल पकड़ने की कोशिश करती है और पूछती है कि वो उसे छोड़कर क्यों जा रहा है। ऊदो जवाब देता है कि उसे सब बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है और वो बाहर जाके थोड़ी हवा खाना चाहता है। कोनो उसका रास्ता रोक लेती है। यूदो उसके पास से निकलने की पूरी कोशिश करता है, पर कोनो अचानक उसे पीछे से गले लगा लेती है। यूदो उसे छोड़ने को कहता है, लेकिन कोनो मना कर देती है। जब वो दोनों आपस में थोड़ी खींचातानी कर रहे होते हैं, तभी गीले फ्लोर पर यूदो का पैर फिसल जाता है। दोनों के दोनों फिसल के गिर जाते हैं और इस चक्कर में ऊदो का टॉवल भी उतरकर दूर गिर जाता है। जैसे ही ऊदो जमीन पे गिरता है, उसे शुरुआत में कोई डर फील नहीं होता। जब उसे होश आता है तो उसे एहसास होता है कि वो सीधा कोनो के ऊपर गिरा है। कोनो थोड़ी नर्वस और शर्माई हुई लगती है। उसके चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है और वो धीरे से बोलती है कि यूदो जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा बोल्ड है। यूदो झटपट उठता है, जल्दी में सॉरी बोलता है और तुरंत रूम से बाहर भाग जाता है। अकेले रह जाने पे कोनो थोड़ी देर के लिए चुप रहती है। वो अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचती है और रियलाइज़ करती है कि उसने यूदो का एक ऐसा साइड देखा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। इस बीच ऊदो रूम में वापस आता है और पहले से अपना पजामा पहन कर बेड पे बैठ जाता है। उसका दिमाग एकदम घूम रहा होता है। अभी जो कुछ भी हुआ उस सब से वो काफी परेशान लग रहा होता है। वो बात का सीन को याद करता है और सोचता है कि वो बहुत बुरा मोमेंट था, खास करके इसलिए क्योंकि कोनो ने उसका रिएक्शन देख लिया। वो एज्यूम कर लेता है कि कोनो अब उसे घिन करती होगी और उसके समझ नहीं आ रहा होता कि वो उसके सामने कैसे जाए। थोड़ी ही देर में कोनो रूम में एंटर करती है, जिससे यूदा एकदम से चौंक जाता है। वो तुरंत घुटने के बल बैठ जाता है और दोबारा माफी मांगने लगता है। कोनो उसे देखती है और पूछती है कि वो ये क्या कर रहा है। यूदो जो कुछ पहले हुआ उसके लिए लगातार माफी मांगता रहता है, लेकिन कोनो बोलती है कि इसमें कोई बड़ी बात या दिक्कत नहीं है। यूदो जिद करता है कि उसने कुछ ऐसा दिखा दिया है जो उसे नहीं दिखाना चाहिए था। कोनो बड़े आराम से समझाती है कि ये बस एक नेचुरल रिएक्शन था। वो तो रिलीफ फील करते हुए बोलती है कि इससे कम से कम ये कंफर्म हो गया कि यूदो एक नॉर्मल लड़का है। यूदो को समझ नहीं आता कि कोनो इस बात पर इतनी खुश क्यों लग रही है। कोनो फिर सजेस्ट करती है कि उन्हें माहौल को थोड़ा फ्रेश करने के लिए एक स्पेशल एक्टिविटी करनी चाहिए। यूदो को समझ ही नहीं आता कि उसके कहने का क्या मतलब है। कोनो समझाती है कि जब वो दोनों नाइट स्टे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लव और रोमांस की बारे में बात तो होनी ही चाहिए। जल्द ही वो दोनों एक ही बेड पे आ जाते हैं। यूदो को कोनो खींच कर ले आती, जिसमें काफी सरप्राइजिंग ताकत होती है। कोनो कैजुअली बोलती है कि प्यार के बारे में बातें बेड पर ही होनी चाहिए। फिर वो यूदो को उस इंसान के बारे में बात करने कहती है जिससे वो पसंद करता है। यूदो जवाब देता है कि कोनो को तो पहले ही पता है कि वो किसे पसंद करता है। कोनो मानती है कि उसे पता है, लेकिन वो यूदो से खुद उसके मुंह से पूरी डिटेल सुनना चाहती है। यूदो हिचकिचाता है और कहता है कि किसी एक बंदे से अकेले में ये सब बातें करना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। कोनो जिद करती है इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और बोलती है कि शायद उसे सुजुनु के बारे में कुछ यूजफुल बात समझ आ जाए। आखिरकार यूदो बात शेयर करने के लिए राजी हो जाता है। कोनो सबसे पहले पूछती है यूदो को सुजुनु में ऐसा क्या पसंद है। यूदो को डायरेक्ट बताते हुए थोड़ी शर्म आती है, पर वो समझाना शुरू करता है।
सुजुने सभी के साथ बहुत अच्छे और काइंड से पेश आती है। कोनो एक धीमी सी सांस छोड़ती है और कमेंट करती है, सुजुनो ऐसी सिर्फ इसलिए बिहेव करती है ताकि उसे कोई नफरत ना करे। युदो सवाल उठाता है कि अपनी ही छोटी बहन के बारे में इतनी हार से बोलना सही है क्या? कोनो एकदम साफ बोलती है, ये सच है। युदो नोटिस करता है कि कोनो थोड़ी इरिटेटिंग लग रही है। कोनो फिर पूछती है कि उदो को सुजुनो के बारे में और क्या क्या पसंद है। युदो बोलता है कि सुजुनो की छोटी सी क्यूट सा फिगर। कोनो इस बात को ये बोलकर खारिज कर देती है कि वो बस शॉर्ट हाइट की है। उदो आगे बोलता है कि सुजुनो बहुत मासूम है, पर कोनो उसे नेगेटिव तरीके से ना समझ कह देती है। उस पॉइंट पर उदो को शक होने लगता है कि कोनो और सुजुनो के बीच शायद कोई लड़ाई या डिसएग्रीमेंट हुआ है, और शायद ये वजह है कि कोनो उसे सडन ट्रिप पर लेकर आई है। वो ये भी याद करता है कि कभी कभी लोग दूसरों के बार बार मजाक में टीज करते हैं, पर वो पूरी तरह सीरियस नहीं होता। फिर भी बात किस डायरेक्शन में जा रही है, इस पर थोड़ा डाउट होने पर युदो अपने बारे में आगे और बात न करने का डिसाइड करता है। अब कोनो की बारी आती है तो युदो अपने बड़े भाई का टॉपिक उठाता है और पूछता है कि ऐसा क्यों। इतने बार कन्फेस करने के बावजूद अभी तक दोनों के बीच रिलेशनशिप स्टार्ट का कोई डिसीजन नहीं हुआ। कोनो थोड़ी साफ साफ बोलने के लिए माफी मांगते हुए जवाब देती है कि कुजे बस उसके टाइप का नहीं है। युदो सच में एकदम हैरान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता उसके बड़े भाई जैसा लड़का जो लड़कियों में इतना पॉपुलर और जिसे सुजुने भी पसंद करती है, और वो कोनो की पसंद में कैसे फिट नहीं होता। कोनो अपने स्टांस से एकदम साफ कर देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कुजे को कभी डेट नहीं करेगी। ये सुनते ही युदो को एहसास होने लगता है कि कोनो और अपने बड़े भाई को एक साथ लाने की उसकी छोटी सी उम्मीद वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अंदर ही अंदर वो चाहता था कि सुजुने सिंगल ही रहे, पर अब वो उम्मीद और भी कम होती जा रही है। कोनो फिर बात आगे बढ़ाती है और रिवील करती है कि वो शुरुआत से ही एक ऐसे इंसान जिसे वो पसंद करती है। युदो एकदम से चौंक जाता है और तुरंत क्यूरियस होकर पूछता है कि वो किस तरह का बंदा है। वो सोचता है कि जब उसका बड़ा भाई तक रिजेक्ट कर दिया गया तो वो बंदा जरूर कोई बहुत ही कमाल का इंसान होगा। कोनो समझाती है कि वो अभी के लिए तो उस इंसान का नाम सीक्रेट ही रखेगी। वो थोड़ी देर के लिए कुछ याद करते हुए कहती है कि अगर वो इंसान ना होता तो शायद वो आज जहाँ है वो वहाँ भी नहीं होती। लेकिन वो ये भी मानती है कि ऐसा लगता है जैसे वो बंदा पहले से ही किसी और लड़की को पसंद करता है। फिर भी कोनो का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है और उसके आवाज में एक डिटर्मिनेशन दिखता है। अपनी परेशानी और फ्रस्ट्रेशन को दबाते हुए वो बोलती है, चाहे जो हो जाए वो उस इंसान को अपना बनाकर ही रहेगी। उदो कोनो की आंखों में देखते हुए घबरा कर थूक गुटकता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि कोनो इस बात को लेकर कितनी सीरियस है। इसके बाद कोनो बोलती है, अब उन्हें सो जाना चाहिए। इसी बीच दरअसल ये जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस था कि कोनो उस बंदे को पाने के लिए क्या प्लान बनाने वाली है। तभी अचानक कोनो उसे गले लगा लेती है। युदो मना करने की कोशिश करता है, लेकिन कोनो बड़े कैजुअल अंदाज में समझाती है कि उसे किसी चीज़ जैसे बॉडी पिलो को पकड़े बिना नींद नहीं आती। फिर युदो को एहसास होता है कि उनके बॉडीज कितने पास है, जिससे वो और भी ज़्यादा अनईजी और नर्वस हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करते हूँ। इसका अगला पार्ट मैं परसों अपलोड कर दूँगा। और जब तक कमेंट करके बताना है कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, और वॉइस में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको सही करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलो बाय।